थैली के अंदर सीधा चला जाता था, वो सीधा थैली लगा के ही उठा लेते थे। अरे रोज की तुम यार समझो ना मेरी बात यार, फिर मैं तुम्हें आज तो 3 या 4 बार पोटी तो कुछ एक बार ही करते हैं, कुछ 2 बार बस। अरे पोटी पे में थैली लगाना, थैली में आ जाएगी, डस्टबिन में डाल देना, एक डस्टबिन रख देना बाहर। तो तुम एक काम कर, देखो अभी जब तक यार ये वाईफाई तो आज फिर अटक रहा। अरे क्लास लाइव। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कैरिबिल एप्लीकेशन। आप सभी का कैरिबिल के एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आ जाइए लाइव, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं, जैसे सुमित आ चुके हैं, पवन आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, प्रशांत आ चुके हैं। आ जाइए भाई, सोनिया कुमारी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आइए लाइव, फिर हम आवाज की क्लास स्टार्ट करते। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? हाँ जी, बादल जी भी आ चुके हैं, रमेश आ चुके हैं, रवि आ चुके हैं, दिनेश भी आ चुके हैं, ठीक है। मनीष का क्वेश्चन है, मैम रेलवे के लिए सफिशिएंट है ना? रेलवे में ग्रुप डी दे रहे हो आप, इसके अलावा आरपीएफ का एग्जाम दे रहे हो आप, एएलपी दे रहे हो आप, एनटीपीसी दे रहे हो, मोर देन सफिशिएंट है, डोंट वरी। जय आ चुके हैं, रंजन आ चुके हैं, चंद्रशेखर आ चुके हैं, मानू आ चुके हैं, गरिमा। गरिमा आप तो न्यू स्टूडेंट लग रहे हो मुझे, मैंने आपका नाम आज तक नहीं देखा इस क्लास में। हाँ चलो फिर अपनी क्लास स्टार्ट कर दें। आज की हम क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है जिसको पिछली क्लास नहीं पढ़ी है, आज से ही इस बैच में आया है, तो प्लीज आप पहले की क्लासेस जितनी भी इस चैप्टर की हुई है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम की, आई थिंक 3 क्लास हुई है, वो देखना और उसके बाद आप मेरी क्लास को ज्वाइन करना। क्योंकि बीच से करोगे ना तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे कि मैम ये चीज आप क्या पढ़ा रहे हो, है ना, आपके डाउट आएंगे। तो आप, अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो आज बैच को ज्वाइन किया है, और तो वो पहले की क्लासेस देख ले, और जब नया चैप्टर अपना स्टार्ट होगा ना 3 क्लास के बाद, आप उसमें ज्वाइन कर लेना। नए चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समझने में, लेकिन कोई चैप्टर अगर बीच से देखोगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, शिखा कह रही लेट हो गए, नहीं लेट हुए हैं, 1-2 मिनट तो चलता है शिखा, मैं भी कभी कभी 1-2 मिनट लेट हो जाती हूँ, लेकिन 2 से 3 मिनट से ज्यादा मैं लेट नहीं होती हूँ क्लास में। आओ फिर, क्या पढ़ लिया था हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे 2 मिनट में, कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा सिस्टम जो हमारे बॉडी में डाइजेशन का काम करवाता है, जो पाचन की प्रक्रिया करवाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन क्या होता है, कौन करवाता है, कैसे कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन सी फेज में कंप्लीट होता है। 2 चार्ट बनाया था हमने। एक चार्ट में पढ़ा था कि 2 प्रोसेस में, एक तरफ जहां पे आपका खाना जाता है, दूसरी तरफ जो खाने को पचाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से शुरू होता है? मुंह से। मुंह में क्या क्या पढ़ा हमने? दांतों के टाइप, दांत से जितने भी सारे क्वेश्चंस बन सकते थे सब मैंने पढ़ा दिया। दूसरा, आप बताओगे माउथ में हमने टंग के बारे में पढ़ा, और टंग का काम क्या होता है? जीभ का काम होता है। टंग इज ए सेंसरी ऑर्गन। अब आप सब लोग मुझे बताओगे कि गले में जो हड्डी होती है जो हमारी जीभ को पकड़ के रखती है, उस बोन का नाम क्या होता है? हाँ जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कल मैंने पढ़ाया था थ्रोट बोन का नाम क्या है, या मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर ऐसे कोई पूछ ले आपसे क्वेश्चन कि जीभ को पकड़ के रखने का काम किसको होता है, यानी कि कौन सी हड्डी है जो जीभ को पकड़ के रखने का, मजबूती देने का, पकड़ के रख मतलब पकड़ बनाने का काम करती है? हाँ जी, जल्दी आंसर करो, फिर मैं आगे चलूं, फिर आज की क्लास पढ़े फटाक से। जी, कौन सी बोन? हायोड बोन, बिल्कुल सही। हमारे गले में ये जो हड्डी होती है इसका नाम क्या होता है? हायोड बोन। इसको गले की हड्डी या थ्रोट बोन या हम बोलते हैं, ये जीभ को पकड़ के रखने का काम करती है। बहुत बढ़िया, शाबाश। कोई स्पेलिंग में एरर कर रहा है लेकिन इतना चलेगा, लेकिन आपको क्लास समझ में आ रही है, वो ज्यादा अच्छी बात है। चलो, उसके बाद हमने कल पढ़ा था कि हमारे माउथ में डाइजेशन होने के बाद हमारे माउथ में जो खाना होता है, उस खाने को हमने नाम क्या दिया था? बोलस। बोलस फूड। बोलस फूड हम किसको बोले थे? जो भी हमारे माउथ में आफ्टर डाइजेशन, डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड फूड का मिक्सचर है, उसको हमने बोलस नाम दिया था। ये हम कल पढ़ चुके थे। अब ये बोलस फूड माउथ से होता हुआ कहां जाएगा? तो बच्चों आप इस इमेज को देखो, ये आपकी इमेज दिख रही है पूरी, बहुत अच्छे से देखना है इसको, कि ये आपका मुंह था, मुंह से आपने खाना निगला,
जो खाना निगल रही है उसको हम बोलस बोलते हैं। अब निगलने के बाद ये खाना कहाँ आ रहा है, तो आपके गले में एक पाइप है, इस पाइप में, ये पाइप दिख रहा है आपको, इस पाइप को बोलते हैं हम फूड पाइप। लिखेंगे माउथ के बाद सारा का सारा खाना दूसरे ऑर्गन में 2 नंबर पे, पहला माउथ तो दूसरा हो जाएगा फूड पाइप। और बच्चा फूड पाइप तो हम आम भाषा में बोलते हैं, वैसे इसको ईसोफेगस कहा जाता है, ईसोफेगस। और हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखेगा भोजन नलिका या आहार नलिका। नाम से ही क्लियर है, वो पाइप जो भोजन को ट्रांसफर करती है। अब कहां से कहां तक, तो बहुत ध्यान से सुनना, इस तरीके से आपका पाइप होता है। कितनी लंबाई, 25 सेंटीमीटर। नोट्स में ना प्रिंट होने में 2 गायब हो गए, सिर्फ 5 दिख रहा है, तो वो ठीक कर लेना, ठीक है। वो प्रिंट होने में आपको दिख नहीं रहा होगा, हल्का सा दिख रहा होगा। तो इस तरीके से ये जो पाइप है, ये पाइप ऐसे खाना लेके आती है, कहां पे, आपके स्टमक में। ये आपका पेट है बच्चा, ऐसे, ये आपका पेट है। तो ये जो पाइप है ना, इस पाइप को हम फूड पाइप कहते हैं, इसको हम ईसोफेगस कहते हैं, जिसकी लेंथ क्या होती है, इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है। नोट्स में 2 थोड़ा सा हल्का दिख रहा होगा, इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं बता दूं 25 सेंटीमीटर लंबा पाइप होता है। ये ऐसे पाइप है। इस पाइप का काम एक ही है, इसका काम है जो भी पीछे से मुंह से खाना आया है उसे कहां ट्रांसफर करना, स्टमक में। ये आपका पेट है, स्टमक में जो आपने खाना निगला था ना मुंह से नीचे की तरफ, उस खाने को ये पाइप कहां पे छोड़ देता है, स्टमक में छोड़ देता है। अब बच्चा यहां से जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, सुनो। क्वेश्चन आता है कि कौन सी प्रोसेस के थ्रू, ये एक ही क्वेश्चन बनेगा यहां से, बाकी ईसोफेगस से आपको कुछ याद नहीं रखना। यहां से क्वेश्चन बनता है कि कौन सी प्रोसेस के थ्रू आपके जो मुंह का खाना था वो पेट में आ गया। तो बच्चा यहां पर आपको एक टर्म याद रखना है कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। पेरिस्टालसिस प्रोसेस या पेरिस्टालसिस मूवमेंट, हिंदी में कहते हैं क्रमाकूंचन। क्रमाकूंचन की प्रक्रिया के द्वारा मुंह का खाना पेट में आ जाता है। आप समझो पेरिस्टालसिस क्या होता है। पेरिस्टालसिस क्या होता है, मैं बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल दे रही हूं। बचपन में हम क्या करते थे, आपने भी खेला होगा, पाइप होता है पानी वाला, पाइप के अंदर हमने एक छल्ला डाला गोल गोल, और फिर एक किनारे से छल्ला डालते थे और दूसरे किनारे से हम निकालते थे छल्ले को। कैसे, छल्ला डाला, फिर यहां से पाइप को पीछे से पकड़ा, उस छल्ले को आगे ले गए, फिर यहां से पकड़ा, फिर यहां से उसे कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया, सिकुड़वा के। ऐसे करके हम एक किनारे छल्ला डाल के दूसरे किनारे से निकालते थे। ठीक है, ऐसे ही बच्चों देखो, ऐसे खाना आया, ऐसे बोलस आया, जैसे ही बोलस यहां आया तो क्या होता है, फूड पाइप की यहां की मसल्स, मांसपेशियां ऐसे अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, अंदर की तरफ ऐसे सिकुड़ती है। तो अगर जैसे यहां पर कोई चीज रखी हुई है और वो सिकुड़ जाएगा तो ये धस के नीचे आ जाएगा। तो ये खाना कहां, तो ऐसे नीचे की तरफ आ जाता है, फिर यहां की खिसक जाती हैं, यहां की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो ये फूड यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, ऐसा करते करते सारा खाना कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। बच्चा क्या मैंने कहा कि कौन सी प्रोसेस के थ्रू जो खाना मुंह से पेट में आता है, तो आपको बताना है पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू। कौन सा मूवमेंट बच्चा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू सारा का सारा खाना आपके माउथ वाला कहां पे आ जाता है, पेट में आ जाता है बच्चा। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो बच्चा, ये पेरिस्टालसिस ऐसे होता है, ऐसे। किसी दिन ऐसे उल्टा होने लग गया ना, आपको वॉमिटिंग हो जाएगी, आपको उल्टी आ जाएगी। देखो, जब ये सीधा होता है तो मुंह का खाना पेट में गया, अब पेट से उल्टा होने लग गया तो पेट का खाना नाक से और मुख से वापस निकल जाता है, जिसको आप वॉमिटिंग कहते हो, जिसको आप उल्टी होना कहते हो। तो एक क्वेश्चन आपका ये बन गया कि जब कभी भी आपका पेरिस्टालसिस अपोजिट डायरेक्शन में होने लग जाए, ऐसे होने लग जाए, ऐसे नीचे से ऊपर आ जाए, तो हमें क्या हो सकती है, हमें वॉमिट हो सकता है, हमें वॉमिटिंग, हमें उल्टी आ सकती है बच्चा। तो हमेशा और हमेशा पेरिस्टालसिस ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे हो रहा है तो पेट में खाना आएगा। अब पेट से कभी ऊपर की तरफ चला गया तो भाई मुंह से आपको उल्टी आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात, इतनी बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा कि फूड पाइप का काम सिर्फ एक ही है, जो खाना पीछे से आया था, जिसको आपने बोलस नाम दिया था, ये बोलस को ट्रांसफर करती है कहां से, तो माउथ से स्टमक में। अब खाना कहां आ गया, पेट में आ गया।
पीडीएफ नहीं है अभी तक, मेरा नोट्स अपलोड नहीं हुए हैं क्या बच्चा? क्या एक बार बताना, मेरे नोट्स अपलोड नहीं हुए? यार मेरे को टीम वालों को दिए हुए मुझे 3 दिन हो गए नोट्स दिए हुए, नहीं हुए तो मैं आज ही बोलती हूँ, है ना। अब सारा खाना कहाँ आ गया? तो अब आ गया बच्चा स्टमक में। स्टमक में तो 3 नंबर पे आप लिखोगे स्टमक, जिसको हिंदी में पेट, या हिंदी मीडियम वाला बच्चा उदर या अमाशय, इन तीनों नाम से जान सकता है। इंग्लिश में एक ही बोलेंगे, स्टमक ही बोलेंगे। अच्छा नहीं हुआ है नोट्स अपलोड? मुझे 3 दिन हो गए हैं यार दिए हुए नोट्स। मैं बोलती हूँ शायद वो वाटर मार्क ऐड कर रहे होंगे ना, इसलिए मैं बोलती हूँ, आज बोलती हूँ। मैंने दे दिया है बायोलॉजी का कंप्लीट बायोलॉजी इन इंग्लिश एंड कंप्लीट बायोलॉजी इन हिंदी, मैं दे चुकी हूँ, आज बोलती हूँ मैं, ठीक है। एक भी पीडीएफ नहीं है, एक ही दूंगी मैं, पूरा है उसमें सब। हाँ कुछ कुछ अलग भी दूंगी, अब मैंने थोड़ा सा कंटेंट को अपडेट किया ना, जैसे कैंसर डायबिटीज, इनका उस नोट्स में नहीं मिलेगा, वो मैं आपको अलग से दूंगी, डोंट वरी। लेकिन एक पीडीएफ है उसमें आपके लगभग सारे चैप्टर हैं, मैं बोलती हूँ या एक बार, है ना, मैं बोल दूंगी आज, डोंट वरी, हो जाएंगे। अब खाना कहाँ आ चुका? स्टमक में। आप प्लीज पढ़ाई में ध्यान दो, क्योंकि स्टमक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बच्चा। सबसे पहला याद रखिएगा, स्टमक किस आकार का होता है? तो ऐसा होता है, ऐसा, जैसे हमारा कौन से अल्फाबेट के जैसा दिखता है? जे के आकार का। तो आपसे पूछेगा हमारा कौन सा ऑर्गन है जो जे के आकार का दिखता है? ऐसे जे बनता है ना, ऐसे। तो आप देखो बच्चा, स्टमक हमारा जे के आकार का, कुछ ऐसा सा पेट बनाओगे ना तो कुछ ऐसा बनाओगे आप, ऐसा, तो ये जे बन गया ना, इस तरीके से। तो आपसे पूछता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा ऑर्गन है जो जे के आकार का होता है? आप बताओगे वो हमारा पेट होता है। अब सुनो, नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन आएगा। देखो बच्चा, जैसे ही खाना आपने निगलने के बाद पेट में आ गया, पेट में 2 से 3 घंटे तक खाना एज इट इज पड़ा रहेगा, 2-3 घंटे तक खाना पड़ा रहेगा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपके पेट में एक जूस बनना शुरू होता है। यानी कि मैं ये कहना चाह रही हूं कि 2-3 घंटे के बाद डाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है पेट में। और टोटल अगर आपसे पूछे ना कि पेट में कितनी देर खाना रहता है, तो 2-3 घंटे ऐसे ही, 1-2 घंटे डाइजेशन में लग जाता है। तो टोटल आपके पेट में 4 से 5 घंटे तक खाना रहता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे ज्यादा देर तक पेट में ही खाना रहता है। तो कभी कभार ऐसे थके हुए क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ देता है, क्या कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से ऑर्गन में सबसे अधिक समय तक खाना पड़ा रहता है? तो आपको बताना है पेट में पड़ा रहता है, और कितनी देर के लिए? टोटल 4 से 5 घंटे तक। 2-3 घंटे तक डाइजेशन होता ही नहीं है। आप देखते हैं खाना खाते ही फिर 15-20 मिनट के बाद आपका पेट फूल जाता है ना? क्यों फूल जाता है? क्योंकि पेट में खाना आ गया, 10-15 मिनट में तो यहां से आ जाता है, पूरा पेट में आ गया। अब 2-3 घंटे तक भारी भारी लगता है, उसके बाद पेट ठुस हो जाता है, फिर आपके पेट आपको हल्कापन लगना लग जाता है, क्योंकि तब तक डाइजेशन होके नीचे की तरफ चला गया, खाना छोटी आंत में चला गया, राइट। तो सबसे ज्यादा टाइम तक यही रहता है। अब बच्चों, आपका जो स्टमक होता है ना, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे मैं आपको दिखाती हूं, आपका पेट ये रहा, ये रहा आपका स्टमक, दिख रहा है आपको? ये रहा स्टमक, ऐसा होता है, ठीक है। स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, ऐसे। यहां से आपका ऊपर से फूड पाइप आ रहा है, ऊपर से फूड पाइप आया है, ये देखो, फूड पाइप से तो खाना आया होगा ना, ऐसे। तो जो फूड पाइप से कनेक्टेड पार्ट होता है उसको कार्डिया कहा जाता है। फिर ये जो बीच वाला पार्ट है इसको फंडस, और लास्ट वाले को पाइलोरस। तो आप इसमें बनाओ, देखो कैसे बनाओगे कि ऐसे आपका फूड पाइप आया, तो इस हिस्से को हम कार्डिया पार्ट बोलते हैं। यानी कि आपसे एग्जाम में पूछेगा, क्या पूछेगा कि पेट के उस हिस्से का नाम बताओ जो फूड पाइप से कनेक्टेड है। तो फूड पाइप से यही तो है ना। और फिर बीच वाले को हम क्या बोलते हैं? फंडस भाग, फंडस भाग। और बच्चा ये लास्ट वाला, यहां से आपकी ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन, आपकी छोटी आंत शुरू हो जाती है ऐसे। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की साइड पार्ट है ना, इस पार्ट को हम पाइलोरस बोलते हैं, इसको हम पाइलोरस बोलते हैं। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है। और अब आप सोचोगे मैम 4 से 5 घंटे यहाँ पे खाना कैसे पड़ा रहता है? हमें तो लगा यहां से खाना आके तुरंत यहां चला जाता होगा। नहीं, यहां पे एक वाल्व होता है, ऐसे। वाल्व का मतलब ढक्कन है, ये ढक्कन बंद रहता है, तो यहां का खाना सारा यहां पड़ा है। लेकिन यहां कोई ढक्कन नहीं है,
तो अगर उल्टा हो गया पेरिस्टालसिस तो उल्टी आने लग जाएगी, वॉमिटिंग आने लग जाएगी, है ना बच्चा। तो समझ रहे हो, यहाँ पे एक ढक्कन है तो ये खाना यहीं पे पड़ा है और ये ढक्कन क्लोज है, और इस ढक्कन को हम लोग, मैं आम भाषा में ढक्कन बता रही हूँ, वैसे ढक्कन नहीं बोलते, वाल्व बोलते हैं, और इसका नाम होता है पाइलोरिक वाल्व। तो लिख लो, इस वाल्व को बोलते हैं हम पाइलोरिक वाल्व। और आपको एक बात बताऊं, इस पाइलोरिक वाल्व में जब एयर आ जाती है खाने के साथ, हवा भी आ गई बहुत ज्यादा, तो आपको डकार आने लग जाती है। खाना खाने के बाद आती है डकार, है ना, आप बर्पिंग करने लग जाते हो। जब इस पाइलोरिक वाल्व में जब ऐसे खाना आया तो खाने के साथ बहुत ज्यादा एयर आ गई, बहुत, मुंह से भी तो सांस लेते हो ना, मुंह से भी तो हवा आती है ना, तो अगर ज्यादा हवा आ गई ना तो फिर आपको उस खाने के तुरंत बाद आपको, या खाना खाने के साथ साथ ही डकारें आने लग जाती है। और बोलते हैं ना, डकार आते ही इसलिए कहते हैं खाना खाना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि डकार आ गई, इसका मतलब यहां तक खाना पहुंच गया भैया, कितना खाओगे, बस करो बस करो, राइट। समझ में आ गई मेरी बात। तो मैंने कहा हमारे स्टमक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कार्डिया, फंडस एंड पाइलोरिक। पाइलोरस, पाइलोरस वो भाग है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है, कार्डिया वो भाग है जो ऊपर फूड पाइप से कनेक्टेड है, और यहां पे एक वाल्व, एक ढक्कन होता है जिसको पाइलोरिक वाल्व कहते हैं, और उसमें अगर खाने के साथ एयर ज्यादा आ गई, हवा ज्यादा आ गई, तो आपको बर्पिंग होने लग जाती है, आपको डकार आने लग जाती है। शायद आपको आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि डकार क्यों आती है। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट सुनो, जैसे ही 2-3 घंटे हो गए, यहां खाना पड़ा था, हाँ जी मैम ये खाना पड़ा है, अब इस खाने को आए हुए 2 से 3 घंटे हो गए, 2 से 3 घंटे जैसे ही हो गए, अब आपके पेट में क्या होती हैं, स्टमक में कौन सी ग्लैंड्स बताई थी मैंने, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, पढ़ाया था ना, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी कि जठर ग्रंथियां होती हैं, और जैसे ही 2-3 घंटा होता है, आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड को पता लग जाता है कि 2-3 घंटा हो गया भैया। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, ये एक जूस बना के इस खाने में डाल देती है, और जिस जूस का नाम होता है गैस्ट्रिक जूस, जिस जूस का नाम क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस, हिंदी में बोलते हैं हम इसे जठर रस। तो बच्चों अगर आपसे थका हुआ क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ गया और पूछ लिया गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कौन से ऑर्गन में होती हैं, या गैस्ट्रिक जूस कौन से ऑर्गन में बनता है, तो आप क्या बताओगे, ये गैस कहां होता है, पेट में होता है, तो ऐसे याद कर लेना, पेट में बनता है। अब बात ये आती है कि मैम इस गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, तो उसको जानने से पहले थोड़ा सा मैं डीप में लेके चल रही हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो लैब असिस्टेंट या हो सकता है स्टेट पीसीएस वगैरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सुनो बच्चा, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है ना, इसमें 2 टाइप की सेल्स होती हैं, इसमें 2 टाइप की सेल्स होती हैं, 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। आपको इनके नाम याद करने हैं बच्चा, आपको इनके नाम याद करने, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। इनको बोलते हैं हम, जो पहले टाइप की सेल्स होती हैं इनको बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स, या इसका दूसरा नाम होता है पेराइटल सेल्स। हिंदी मीडियम वाले बच्चों आपके लिए एक बात है कि इनको हिंदी में कोई अलग नाम नहीं देते हैं। पहले प्रकार की कोशिकाएं ऑक्जेंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स, दूसरी होती हैं चीफ सेल्स, चीफ को हिंदी में कभी कभी मुख्य कोशिका लिखा हुआ मिल सकता है आपको, या इसका दूसरा नाम होता है पेप्टिक सेल्स, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, पेप्टिक सेल्स। तो हमारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जो गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं, उन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 2 टाइप की सेल्स होती हैं। अब आप कहोगे मैम 4 नाम कैसे याद करें, अगर 4 नाम नहीं याद करने ना, तो सिर्फ ऑक्जेंटिक, ऑक्जेंटिक तो याद करना पड़ेगा, ऑक्जेंटिक और पेप्टिक सेल्स याद कर लो, होगी बात। आज तो खांसी हो गई मुझे। अब सुनो बच्चा, अब जो नेक्स्ट पॉइंट सुनना है वो बड़ा ध्यान से, ये जो ऑक्जेंटिक सेल्स होती है ना, ये एक एसिड बनाती हैं, और कौन सा एसिड, HCl, जिसको हम कहते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हिंदी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप जानते हो हमारे पेट में एक एसिड बनता है, कौन सा एसिड, HCl। ओके मैम समझ में आ गया।
ये जो चीफ सेल्स हैं ये क्या बनाएंगी, ये दो एंजाइम्स बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं, दो एंजाइम्स बनाती हैं। पहले एंजाइम का नाम क्या लिखोगे, पहला एंजाइम होता है बच्चा पेप्सिनोजन, हिंदी में सेम नाम है, पहला एंजाइम पेप्सिनोजन और दूसरा एंजाइम प्रोरेनिन। प्रोरेनिन RENNIN। मैम आपने स्पेलिंग क्यों बोली, क्योंकि बच्चा एक एंजाइम होता है RENIN, अगर ये पूछ ले तो ये आपकी किडनियां बनाती है, ये किडनी बनाती है, जबकि RENNIN तो ये आपका पेट बनाता है। दोनों में डिफरेंस है, हिंदी में कोई डिफरेंस नहीं, रेनिन ही लिखा हुआ मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अब सुनो बच्चा, HCl, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन प्लस वाटर, इन सारी चीजों के मिक्सचर को ही आप गैस्ट्रिक जूस कहते हो, आप जठर रस कहते हो। अब आप कहोगे मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, बताओ ना। चलो बताते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, स्टमक में जो ग्रंथियां होती हैं उसमें कितने टाइप की सेल्स होती हैं, दो टाइप की, ऑक्जेंटिक और चीफ सेल्स। आपसे पूछेगा स्टमक में HCl कौन सी सेल्स बनाती है, मैं ग्रंथि नहीं बोल रही हूं, तो ग्रंथि तो यही हो जाएगी ना, ग्लैंड तो कौन सी हो जाएगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो जाएगी। कौन सी सेल्स बनाती हैं, तब आपका आंसर ऑक्जेंटिक सेल्स आएगा। और यकीन मानिए बीपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन भी है, बीपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन भी है। अब पूछे स्टमक में कौन कौन से एंजाइम बनते हैं, तो बच्चा पहला पेप्सिनोजन और दूसरा प्रोरेनिन। और एंजाइम बनाने वाली सेल्स कोशिकाएं कौन सी हैं, तो चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स, मुख्य कोशिका या पेप्टिक कोशिका। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। मुकुल इतना हलो हलो क्यों बोल रहे हो, इतना लेट आओगे फिर हलो हलो बोलोगे, फिर आपको लगता है मैम जवाब देंगी, है हो गई बात समझ में। चलिए अब एक एक करके पकड़ के इनको पढ़ना है तीनों को। अब सबसे पहले सुनो, हमारे पेट में एसिड है कौन सा, HCl। अब ये जन्म से ही होता है और जब तक आप मरोगे नहीं आपके पेट में बनता ही बनता है, ठीक है। ये बाय बर्थ मिलता है हमें, जन्म के साथ ही मिलता है। बाहर से आप कभी भी नहीं पी सकते हो, बाहर से आप HCl को पियोगे आपका मुंह जल जाएगा, आप मर जाओगे, ठीक है ना, समझ गए। चलो अब सुनो ये HCl क्या करता है। केमिस्ट्री में ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि अगर आपके हाथ पे गिर गया आपकी स्किन जल जाएगी। केमिस्ट्री में इसको तेजाब बोलते हैं। जो कुछ लड़के लोग होते हैं ना जो बहुत ही बदमाश होते हैं, जो लड़कियों के फेस पे तेजाब डाल देते हैं, वो यही तेजाब होता है। इसको बाथरूम क्लींजर कहते हैं। हार्पिक में और जो बाथरूम की सफाई करने के लिए, दाग धब्बे हटाने के लिए जो होता है ना, वो यही एसिड होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड मैम हमें क्यों दिया भगवान ने। अब कुछ ना कुछ तो काम होगा, इसीलिए आपके साइंस ने आपको यहाँ पढ़ना होता है। और मैम इतना स्ट्रॉन्ग है तो हमारा पेट क्यों नहीं जलता, हम उस पर भी बात करेंगे। अब देखो बच्चा, इस HCl के फंक्शंस क्या क्या है, क्या क्या काम करता है। कल मैंने पढ़ाया था हमारी लार में एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, जो क्या करता है, कुछ सर्टन बैक्टीरिया को ही मार पाता है। मैंने कहा था ना सारे बैक्टीरिया मारना उसके बस की बात नहीं है। तो बच्चा, हाँ जी पवन आपका आंसर करेंगे, मुझे पता है पेट क्यों नहीं जलता, हम बताएंगे आपको क्यों नहीं जलता। बच्चा जो बैक्टीरिया आपके लार में लाइसोजाइम से नहीं मर पाए ना, अब उनको कौन मारेगा, यहां से नहीं बच पाएंगे वो। तो सबसे पहला काम इसका लिख दो, टू किल बैक्टीरियाज, यानी कि कोई भी खाने के साथ आपने जर्म्स खा लिए या कोई आपने बैक्टीरिया खा लिया, आपने खाने के साथ नहीं खाए। कुछ लोग होते हैं यहां वहां घूम आते हैं, उन्हीं हाथों से रोटी खा लेते हैं आके, है ना, और हाथ हैंड वॉश करते नहीं खाना खाने से पहले, तो हाथों में बैक्टीरिया जर्म्स तो खा गए ना आप खाने के साथ। तो बच्चा इसका काम होता है कीटाणुओं और जीवाणुओं को मारना, पहला काम। दूसरा, ये एसिड है, इसका काम होता है एसिडिटी करना। आप सबको कभी ना कभी तो एसिडिटी हुई होगी, आपको अम्लता का एहसास हुआ होगा। अब ये एसिडिटी क्यों होती है और कैसे खत्म होती है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल डेज में देखो, आपने एक बात हमेशा सुनी होगी, जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका पीएच वैल्यू उतना ही कम होगा। हमारे पेट का जो पीएच है ना, नॉर्मल डेज में 1 से 1.5 होता है बच्चा, 1 to 1.5 होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पेट में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है,
और कौन सा एसिड? HCl। और इतना स्ट्रॉन्ग है ये कि स्किन को जला देता है। तो इसका pH वैल्यू 1 से 1.5 के बीच में, इसी की वजह से हमारा पेट का pH वैल्यू ये हो जाता है। अब कभी कभी आपने बहुत ज्यादा खाना खा लिया, आप दोस्त की शादी में गए, शादी में आपने बहुत सारा मसालेदार खाना खा लिया, आपने जंक फूड ज्यादा खा लिया। अब अगर आपने ज्यादा खाया तो पचाने के लिए क्या होगा? ज्यादा एंजाइम चाहिए होंगे। एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है HCl, तो HCl भी ज्यादा निकलना चाहिए। आप जंक फूड खा लोगे, मैदा वैदा खाओगे, मैगी खाओगे, पिज्जा खाओगे, बर्गर खाओगे, इनको पकाने के लिए, सॉरी, इनको पचाने के लिए भी आपके पेट में ज्यादा एसिड निकल जाएगा। अब जितना ज्यादा HCl निकला उतना ही कम pH वैल्यू, और जब आपका pH वैल्यू 1 से कम आने लग जाए तो बच्चा आपको एसिडिटी हो गया है। आपको क्या हो गया? पेट में जलन, पेट फूल जाएगा, जिसको ब्लोटिंग कहते हैं इंग्लिश में। पेट फूल जाएगा, पेट में जलन होगी, खट्टी खट्टी डकारे आएंगे आपको। इसी स्टेज को हम एसिडिटी कहते हैं, इसी को हम एसिडिटी कहते हैं। ठीक है, अब सुनो मेरा नेक्स्ट पॉइंट। अब एसिडिटी होता है, ये केमिस्ट्री का भी और बायोलॉजी का कॉमन क्वेश्चन है जो मैं नेक्स्ट पढ़ाने वाली हूं। एसिडिटी होता है तो आप क्या करते हो? सबसे पहले आप इनो पी लेते हो, अगर आपके घर में इनो है तो, या एक टैबलेट आती है डाइजिन, बहुत ही कॉमन, आप सबको पता है, वो मुंह में चूस लेते हो आप, है ना। तो बच्चा ये इनो हो गया, ये डाइजिन हो गया, ये सब कहलाते हैं एंटा एसिड, यानी कि ऐसी दवाइयां जो आपके पेट की एसिडिटी खत्म कर देते हैं, उनको हम प्रति अम्ल कहते हैं, उनको हम एंटा एसिड कहते हैं। अब ये कैसे कर देते हैं? आपको एसिडिटी हुई तो एसिडिटी में HCl ज्यादा निकला, तभी तो एसिडिटी हुई। अब आपने इनो पिया या डाइजिन खाया तो उसमें एक बेस होता है, और कौन सा बेस केमिस्ट्री में पढ़ोगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है बच्चा। ये एसिड पहले से था आपके पेट में, ये बेस आपने बाहर से ले लिया, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपने बाहर से ले लिया। और जब कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड कोई स्ट्रॉन्ग बेस के साथ न्यूट्रलाइज रिएक्शन करता है तो बनने वाला प्रोडक्ट सॉल्ट और पानी होता है। ये बात सबको पता है, ये बात 5वीं क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ लिया था हमने। ये सॉल्ट बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड और ये पानी बन गया साथ में। तो बच्चों, इस तरीके से आपके पेट का एसिडिटी ठीक होता है। पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच का मतलब होता है एक स्केल बच्चा, पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन की पावर पता करते हैं हम। और जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसमें H+ आयंस ज्यादा होते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसमें, ये सब आप पढ़ लोगे आगे, फिलहाल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एसिडिटी हुई, आपने इनो या डाइजिन खाया तो उस बेस ने आके इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, और न्यूट्रलाइजेशन से आपके पेट में ये सॉल्ट और पानी बन गया। अभी तक ये बन रहा था, अब ये बन रहा है। जब ये बन ही नहीं रहा है या इसका प्रभाव कम हो गया तो आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी, आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने कहा आपके पेट में HCl का पहला काम बैक्टीरिया या जर्म्स को मारना, जीवाणु कीटाणु को मारना। दूसरा काम मैम ये एसिडिटी कर सकता है। ठीक है, एसिड ठीक कौन करता है? एंटा एसिड। और एंटा एसिड में कौन सा बेस होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये खैर केमिस्ट्री में वापस पढ़ लोगे अगर नहीं आपको समझ में आया तो अभी। अब जो इसका मेन काम है वो सुनो भैया, ये तो साइड में कर लेता है हल्के फुल्के काम। जो इसका तीसरा काम है ना, वो क्या है वो सुनो। तीसरा काम होता है HCl का, इट एक्टिवेट्स एंजाइम्स। लिखी ना, इट एक्टिवेट्स एंजाइम्स। ये एंजाइम्स को सक्रिय करता है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। इसका मतलब मैम जो आपने ऊपर 2 एंजाइम पढ़ाए थे वो एक्टिवेट नहीं है, और जब तक कोई चीज एक्टिव नहीं होती है तो वो फंक्शनल नहीं होती है। जैसे आपने बोला मेरा फेसबुक का अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया मैंने, डीएक्टिवेशन का मतलब क्या? अकाउंट है लेकिन काम में नहीं ले रहे हो। ऐसे ही आपके स्टमक में क्या होते हैं? स्टमक में बच्चा आपके 2 एंजाइम हैं, लेकिन वो एंजाइम अभी एक्टिव नहीं है। ये क्या करता है? यही HCl एंजाइम्स को सक्रिय करता है, एक्टिव करता है बच्चा। ये एंजाइम्स को एक्टिव करता है, उन्हें काम करने लायक बनाता है। और एंजाइम्स का तो काम ही एक होता है, डाइजेशन करवाना।
अब कैसे करता है बच्चा, जब कभी भी किसी एंजाइम को एसिडिक मीडियम मिल जाता है ना, तो उसके काम करने की शैली बढ़ जाती है, यानी कि वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, क्या आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो कौन से मीडियम में एक्टिवेट हो जाते हैं, तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो एसिडिक मीडियम में बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। वो उनको जैसे ही एसिडिक मीडियम मिला तो वो क्या हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। अब सुनो बच्चा, कैसे कैसे करता है, किस किस को करता है, जरा सुनिएगा कैसे कैसे करता है। मैंने पढ़ाया कि एक एंजाइम है कौन सा, प्रोरेनिन, है ना, ऊपर पढ़ा था ना, प्रोरेनिन, हिंदी में सेम नाम है। तो प्रोरेनिन को कौन एक्टिव करेगा, HCl। तो प्रोरेनिन जैसे ही HCl की प्रेजेंस में आता है तो प्रोरेनिन से बदल जाता है वो रेनिन में। इसका मतलब मैम, रेनिन इज एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोरेनिन। यस एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाह रही हूं कि प्रोरेनिन एक्टिव फॉर्म नहीं थी, ये काम नहीं कर सकता था, ये डाइजेशन नहीं कर सकता था। इसको एक्टिवेट करने के लिए हमारे पेट में क्या निकला, HCl निकला। इसको एक्टिवेट किसने किया, HCl ने। और प्रोरेनिन एक्टिवेट होने के बाद किसने बदल गया, रेनिन में। आप समझ में आ गया ना। दूसरा देखो, दूसरा एंजाइम मैंने पढ़ाया पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। और बच्चा ये पेप्सिनोजन को एक्टिव करता है HCl। HCl पेप्सिनोजन के ऊपर आके गिरेगा तो ऑटोमेटिकली पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। इसका मतलब पेप्सिन इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन। यस, यही तो मैं कहना चाह रही हूं, है ना। मतलब पेप्सिनोजन काम नहीं कर सकता था, पेप्सिनोजन डाइजेस्टिव फॉर्म में नहीं था, वो डाइजेशन नहीं कर सकता था। इसको डाइजेशन करवाने के लायक किसने बनाया है, HCl ने। और किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसको किसमें कन्वर्ट करवा दिया, तो पेप्सिन में। अब बच्चों रेनिन और पेप्सिन दोनों एक्टिव हो गए। अब ये दोनों क्या करेंगे, अब ये दोनों डाइजेशन करेंगे। ये दोनों क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे। अब ये तो बात आ गई, डाइजेशन किसका करेंगे, तो चलो सुनते हैं। याद रखिएगा, जैसे हमारे मुंह में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ था, ठीक वैसे ही हमारे पेट में सबसे ज्यादा प्रोटीन का डाइजेशन होता है। और ये भी थका हुआ क्वेश्चन BPSC के एग्जाम का क्वेश्चन है। बच्चों अपने अब आप प्रोटीन के लिए क्या क्या खाते हो, आप बताओ। मूंगफली खाते होंगे, सोयाबीन खाते होंगे, कोई नॉन वेजिटेरियन तो नॉन वेज खाता होगा, अंडा खाता होगा, दूध पीते होगे, दाल खाते होगे प्रोटीन के लिए, यही सब तो खाते हो आप प्रोटीन के लिए, है ना। तो सुनो बच्चा, कैसे कैसे। सबसे पहले आपने दूध पिया, हाँ जी मैम आपने दूध पिया होगा। आपने नहीं पिया तो छोटे बच्चे तो पीते हैं दूध, छोटे बच्चों को दूध जरूरी है ना। तो मिल्क में क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना, कुछ क्वेश्चन पढ़ा रही हूं जो एग्जाम में, हर एक एग्जाम में आते हैं। दूध में एक कार्बोहाइड्रेट होती है, कौन सी, ये सारे क्वेश्चन याद रखना। मिल्क में कौन सी कार्बोहाइड्रेट होती है, कौन सी शर्करा होती है, लैक्टोज, लैक्टोज। और अगर आपसे पूछ ले कि मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है, मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है, तो आप बताओगे मिल्क में प्रोटीन होता है कैसीन, CASEIN, हिंदी में कैसीन लिखेंगे। अब मैंने कहा हमारे पेट में डाइजेशन किसका होता है, प्रोटीन का। और प्रोटीन कौन सी, तो ये रहा केसीन। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है, केसीन। अब दूध को उबालते हो ना, मलाई आ जाती है ना, वो मलाई केसीन ही होती है, ठीक है। चलो अब क्या होता है कि आपने दूध पिया, है ना, खाना खाने के साथ या खाना खाने के आधे 1 घंटे बाद पिया होगा। और पेट में तो आप जानते हो 2-3 घंटे बाद ही डाइजेशन शुरू होता है। तो दूध में कौन सी प्रोटीन थी, केसीन थी। अब इस केसीन को पचाएगा कौन, पचाता है रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम है वो इस कैसीन को किस में बदल देता है, इस कैसीन को पैरा कैसीन में बदल देता है, कैसीन को पैरा कैसीन में बदल देता है। ये लो बच्चा, पैरा कैसीन में बदल देता है।
अब आप कहोगे मैम ये पैरा कैसीन क्या होता है? छोटे बच्चों को देखा है? छोटे बच्चे कभी कभी मुंह से ना एक दूध, फटा हुआ दूध गिरा देते हैं वापस। पिलाया आपने दूध और छोटा बच्चा जो मुंह से वापस गिराता है ना जो चीज, वो पैरा कैसीन होती है। वो उसके पेट से आई है और पेट में कैसीन पैरा कैसीन में बदल जाता है ना। तो वो छोटा बच्चा जो दही सा फटा हुआ से गिराता है ना, तो वो क्या होता है? वो पैरा कैसीन होता है। तो दूध वाला एंजाइम कौन सा हो गया जो दूध को पचाता है? रेनिन। और बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि छोटे बच्चों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा एंजाइम बनता है? बच्चे दूध ज्यादा पीते हैं तो बच्चों में सबसे ज्यादा रेनिन एंजाइम निकलता है। अब अगर आप धीरे धीरे दूध पीना बंद कर दोगे तो आपके बॉडी में रेनिन निकलना बंद हो जाएगा। फिर आप 7-8 साल बाद दूध पियोगे ना तो दूध पचेगा नहीं, क्योंकि रेनिन निकलना ही बंद हो गया। अब कैसे पचा लोगे आप? समझ में आ गया? तो बच्चों में सबसे ज्यादा कौन सा एंजाइम निकलता है? रेनिन। और या पूछ ले दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन। ठीक है बच्चा, तो रेनिन ने कैसीन को पैरा कैसीन में बदल दिया। अब इस पैरा कैसीन के ऊपर पेप्सिन एंजाइम एक्टिव हो जाता है और पेप्सिन क्या करता है? इस पैरा कैसीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है। पेप्टाइड्स में बदल देता है, समझ गए आप? पेप्टाइड्स में बदल देता है। तो बच्चा पहला रिएक्शन तो आपके पेट में ये होगा। ये तभी पॉसिबल है जब आप दूध पी रहे हो भैया, ठीक है? क्योंकि दूध को एक ही एंजाइम पचा सकता है। और मैं आपको बता दूं, सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए। सांप को दूध क्यों नहीं पिलाना चाहिए? क्योंकि सांप को दूध पचता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नहीं पाया जाता है सांप के अंदर, ठीक है? और आप भी अगर 7-8 साल तक दूध नहीं पियोगे तो आप भी सांप जैसे बन गए, है ना? आप में भी ये बनना बंद हो जाएगा। फिर आप दूध पियोगे तो वो दूध आपके लिए डेंजर है, वो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब दूसरा एंजाइम कौन सा था पेट में? ये तो पहला हुआ ना। दूसरा पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? आपने जितनी भी प्रोटीन खाई थी, आपने जितनी भी प्रोटीन खाई थी, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन। और प्रोटीन को किस में? या तो लिख दो आप पेप्टाइड्स में या पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। और आपको याद है डाइजेस्टिव सिस्टम की फर्स्ट क्लास मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था कि जब प्रोटीन पेप्टाइड्स में बदलते हैं पहले, फिर वो अमीनो एसिड में बदलते हैं। लेकिन क्या अभी प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल गए हैं क्या? नो मैम। तो क्या प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो गया? नो। इसका मतलब हमारे पेट में भी पार्शियल डाइजेशन होता है। पार्शियल का मतलब क्या बताया था मैंने? आधा अधूरा, आंशिक तौर पे। लेकिन पेट में किसका हुआ? तो आप खुद देख सकते हो, यहां पर भी प्रोटीन का हो रहा है। ये भी तो एक प्रोटीन है। तो हमारे स्टमक में सबसे ज्यादा प्रोटीन का डाइजेशन होता है। हमारे स्टमक में सबसे ज्यादा किसका डाइजेशन होता है? अच्छा ऐसे याद कर लो, पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन, पी से पेट। ये लो, एग्जाम में आ गया। पेट में किसका ज्यादा डाइजेशन होता है? पेट में प्रोटीन का। या प्रोटीन का कहां होता है? पेट में। कौन करता है? पेप्सिन। ट्रिपल पी याद कर लो, ऐसे पी 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 याद कर लो। हाँ जी, आप कहानी की तरह समझो। यहां का खाना पेट में आया, 2-3 घंटे खाना ऐसे ही पड़ा है, फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टिमुलेट हुई, उससे पहले एसिड बनेगा, फिर ये एंजाइम, एसिड इन एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, इनको काम करने लायक बनाएगा। काम करने लायक कैसे? तो जैसे पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदलेगा, प्रोरेनिन रेनिन में बदलेगा। फिर दोनों अपने अपने काम करेंगे। रेनिन का काम दूध पे अटैक करना, और दूध को क्या करेगा? दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है, कौन सी? कैसीन, उसको पैरा कैसीन में बदलेगा। देखो, दूध के अंदर शर्करा भी होती है, प्रोटीन भी होती है। शर्करा यहाँ पे नहीं होगी डाइजेस्ट, इसका काम नहीं है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना, इसका काम सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, ठीक है? और क्या करता है? रेनिन कैसीन को पैरा कैसीन में बदलता है, फिर पैरा कैसीन को पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में पेप्सिन बदलता है। और दूध के अलावा आप जितनी भी चीजें खाई हैं आपने प्रोटीन के लिए, दाल, सोयाबीन, मशरूम, मूंगफली, चना, जो भी खाया आपने, मूंग, मोठ, बाजरा, सब में प्रोटीन होता है। उसको पेप्टाइड और पेप्टोन्स में बदलने का काम किसका होता है? पेप्सिन का। लेकिन कंप्लीट नहीं होता है। इसका मतलब मैम यहां पर भी क्या होता है? पार्शियल डाइजेशन। किसका? प्रोटीन का। अब आप में से बहुत सारे बोलेंगे कि मैम फिर कहां होता है पूरा?
अरे अभी चैप्टर फिनिश थोड़ी हो गया, अभी तो स्मॉल इंटेस्टाइन पड़ा है भैया, है ना। इतनी बात समझ में आई। अब आपको दो चीज, आज मैं थोड़ी सी क्लास 10 मिनट पहले छोड़ूंगी, मेरे घर पे मेहमान आए हुए हैं बहुत देर से, तो वो इंतजार भी कर रहे हैं मेरा, तो मैं आज 10 मिनट, आप 15 मिनट आपकी क्लास पहले छोड़ूंगी। अब आपके स्टमक से दो क्वेश्चन बचे। ओहो, ये भी देखो। पहला क्वेश्चन क्या बचा, कल आप मुझे याद दिलाना कल की क्लास में। पहला क्वेश्चन ये कि जब स्टमक में इतना स्ट्रॉन्ग एंजाइम है HCl, तो हमारा पेट जलता क्यों नहीं है। और दूसरा मैं बताऊंगी, स्टमक के फूड को हम काइम कहते हैं। क्या होता है ये काइम, ये कल पढ़ा के हम आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज के लिए थोड़ा सा मैं आपसे माफी मांगूंगी कि मैं आपकी क्लास 15 मिनट पहले छोड़ रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरे मामा मामी आए हुए, तो थोड़ा सा मैं भी मिली नहीं हूँ बहुत देर से, उनकी बच्ची भी है तो मुझे आवाज भी आ रही है। वो मेरे रूम में भी बहुत बार आने की कोशिश करी, लेकिन मैंने रोक दिया, है ना। कल थोड़ा ज्यादा पढ़ा दूंगी आपको, तो आज के लिए बस थोड़ा सा माफी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के डाउट, कोई डाउट हो डाउट पूछ लो फटाक से। हाँ, PDF कब मिलेगा, मैं भी टेक्निकल टीम से बात करती हूँ, मैंने उनके PDF 3 दिन हो गए दिए हुए, शायद वो वाटरमार्क ऐड कर रहे होंगे एप्लीकेशन का, तो उसकी वजह से लेट हो रहा होगा। बाकी मैं देख लेती हूँ, मैं आज रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई आज ही करवा दो आप, ठीक है, नोट्स अपलोड करवा दो। मैं बोलती हूँ, मुझे पता ही नहीं था, मैंने देखा भी नहीं कि आपके नोट्स हुए नहीं है क्या अपलोड, मुझे लगा हो चुके होंगे। ठीक है, वैसे आज हमने बहुत पढ़ लिया, स्टमक कंप्लीट ही हो गया लगभग। ये 2 पॉइंट के बाद फिर हम कल स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। 2 क्लास के बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाना चाहिए, 2 या 2.5 क्लास के बाद, बस फिर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने हैं टेस्ट सीरीज की एप्लीकेशन पे। ओके बच्चों, तो कल मिलते हैं आपसे। कल थोड़ा ज्यादा पढ़ाऊंगी, आज थोड़ा पहले छोड़ रही हूँ। थैंक यू सो मच।